हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टुडे विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2020 का क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, CH3CONa एंड HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस एंड दिस respectively. Calculate the molar conductivity for CH3COH at infinite dilution. ठीक है, हमें मोलर कंडक्टिविटी किसकी, इस एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, सम होता है कंडक्टिविटीज का। तो CH3COH को कैसे बनाओगे आप? ठीक है, जब HCl के अंदर CH3CONa को ऐड करोगे और उसमें से माइनस करोगे क्या, NaCl। ठीक है, देखो यहां से Na से Na माइनस हो गया है ना, Cl से Cl माइनस हो गया, तो क्या बचा, CH3COH बचा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, CH3COOH की। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है, HCl की गिवन है, CH3CONa की गिवन है, NaCl की गिवन है। आप उनको पुट करोगे, यहाँ से आंसर निकालोगे। ठीक है, जब मैंने आपके साथ मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये जो है सम होता है मोलर कंडक्टिविटी इसका। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला बनाओगे जिससे आप CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और उसमें से NaCl को माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, और ये आएगी किसमें, ओम इनवर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये आपको इसमें गिवन है, तो ये वाली जो फाइनल मोलर कंडक्टिविटी आएगी ये भी सेम यूनिट में आएगी, सी यूनिट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। ओके, देन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट करना है EMF एंड डेल्टा G फॉर द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है आपके पास, उसका आपको EMF और डेल्टा G फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, E0 क्रोमियम 3+ से क्रोमियम की वैल्यू गिवन है, और E0 Fe2+ से Fe की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और कुछ समथिंग कॉन्स्टेंट्स आपके पास गिवन है। ओके, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन से आप क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे, जो इसकी रिएक्शन है वो लिखोगे। क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3+ में। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को भेज के। ओके, अच्छा आयरन 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी आपको पता है ई सेल निकालने का फॉर्मूला कहाँ से आता है, नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे हम। सो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Fe2+ अपॉन में क्रोमियम 3+। ठीक है, जो इनके वो होते हैं स्टोशियोमेट्रीज होते हैं, उनको आप ऊपर लिखते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब हमने नर्स्ट इक्वेशन में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वीडियोस पहले देख के आओ, देन आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक चीज डिटेल में नहीं कराऊंगी, बिकॉज मैंने आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में करा चुकी हूँ। ठीक है, पूरा पूरा एक एक घंटा लगाया है। सो पहले आप वो वीडियोस चेक करो, देन आप क्वेश्चंस देखना। ओके, सो हमने नर्स्ट इक्वेशन यूज की। ठीक है, E0 सेल की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास। ठीक है, दोनों के E0 सेल्स की वैल्यू गिवन है, दोनों को हम लिख लेंगे यहाँ पे प्लस में, प्लस 0.0591 अपॉन 6 इलेक्ट्रॉन टोटल यूज हो रहे हैं यहाँ पे। सो n की वैल्यू क्या आएगी, 6 log ऑफ Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्रोमियम 3+ की कॉन्सेंट्रेशन। ये भी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगी ई सेल की वैल्यू। ठीक है, ई सेल की वैल्यू आप नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले, तो ये इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी न्यूमेरिकल्स के लिए। कोई से भी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप क्या करो,
एक फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाओ इस चैप्टर की, ठीक है, देन उसको लर्न करो, उनको फॉर्मूलाज लर्न करो, ठीक है, तो वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नास्ट इक्वेशन का यूज़ करके आप ई सेल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी गिव्स एनर्जी का रिलेशन होता है किसके साथ, ई सेल के साथ, वो आप यूज़ करेंगे, वहाँ से आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, है ना, माइनस एन एफ ई सेल, वेयर एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, ये सारा डेल्टा जी की वैल्यू को सॉल्व किया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये खुद आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ई सेल की वैल्यू हम ये तो ई सेल की वैल्यू आ गई आपको 0.271। अच्छा, उसके बाद डेल्टा जी हमें निकालना है इसमें, तो वो क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। एन लिखो, एन इसमें कितना यूज़ किया है हमने, 6, ठीक है। एफ की वैल्यू पुट करो और ई सेल की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जी, आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए भी आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। जो नास्ट इक्वेशन और डेल्टा जी, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ई सेल पूछा होगा ना, वहाँ पे डेल्टा जी भी पक्का पूछा होगा। मैंने कई कई क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं, ठीक है। जब मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम पेपर्स में क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे ई एम एफ पूछा हुआ ना, वहाँ पे डेल्टा जी भी पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी के ही फॉर्मूले में ई सेल यूज होता है ना। ई सेल, डेल्टा जी भी कैसे निकलेगा, जब ई सेल आपके पास होगा, ठीक है। अगर ई सेल नहीं है तो डेल्टा जी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ई सेल की को हम निकालते हैं नास्ट इक्वेशन का यूज़ करके। उसके बाद डेल्टा जी का ई सेल के साथ जो रिलेशन होता है वो आप यूज़ करोगे, तो वहाँ से डेल्टा जी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको फाइंड आउट करना है एसिटिक एसिड के लिए। इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी H+ की और मोलर कंडक्टिविटी CH3CO नेगेटिव की, ठीक है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। अब आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपके पास गिवन है, बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी गिवन नहीं है एसिटिक एसिड की। और उसमें क्या गिवन है आपको, उनकी उसकी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। इन आयंस का यूज करके आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, सम होता है दोनों आयंस का, दोनों आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम हो जाएगा। सो यहाँ से इनको सम करके पहले आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करोगे, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद, ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। सो वहाँ से ये आपके पास गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू रखेंगे और मोलर कंडक्टिविटी रखेंगे जो हमने निकाल ली है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, या तो मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेंगे, ई सेल की वैल्यू पूछ लेंगे, डेल्टा जी पूछ लेंगे, तो यही आपको 5-7 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं बस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड व्हेन a current of 2 ampere is passed through a solution of AgNO3 for 15 minutes। एटॉमिक नंबर उसका उनके गिवन से, ओके। क्या करना है, मास निकालना है किसका, सिल्वर का जो कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर, पास हो रहा है सॉल्यूशन में से, ओके। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, खुद सॉल्व कराती हूँ मैं।
मोलर मास ऑफ Ag कितना है? 108 ग्राम पर मोल, है ना। 1F की वैल्यू आपको गिवन है, इतने कूलम, ठीक है। करंट गिवन है 2 एम्पियर, और आपको बेसिकली आपको मास फाइंड आउट करना है कि सिल्वर का जो कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो देख लेते, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ। क्यों वहां से निकाल लेते हैं, चार्ज, है ना। चार्ज क्या होता है, I × T। देखो सबसे जो मास का जो फॉर्मूला होता है, डिपॉजिट जो हुआ है, W = ZQ होता है ना। यहाँ से ये वाला जो Q है इसको पहले निकाल लेते हैं, Q = IT, ठीक है। आई आपके पास है कितना, 2 एम्पियर, और आपके पास 15 मिनट्स टाइम गिरना है, 15 मिनट्स। तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करके तो ये 1800 कूलम आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी हमें W = ZQ होता है ना। क्यों हमारे पास आ गया, अभी हमें Z निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। जिसने वीडियोस देखी हैं वो तो झटपट से समझ जाएगा, अब जिसने वीडियोस नहीं देखी है वो सोचेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर आपने जो लास्ट लेक्चर्स जो इसके हैं वो देखे हुए हो, ठीक है। लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ओके। सो Z = क्या होता है, इक्विवेलेंट मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये कह सकते हो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। कि कितना गिवन है, 108 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, N की वैल्यू 1, ठीक है। F क्या होगा, 96500। Ag सिल्वर में क्या होता है, Ag एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन यूज होता है सिल्वर की जो भी रिएक्शन होती है। सो वहाँ से N की वैल्यू 1 ही आएगी आपकी, और वैलेंसी फैक्टर आप F की वैल्यू लिख सकते, सॉरी NF से F की वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये आ गया Z, ठीक है। तो यहाँ से W निकालने के लिए अब देखियो कैसे निकालेंगे W, ठीक है। 108 अपॉन 1 × 96500 इंटू यहाँ पे Q कितना था, दिस वन, ठीक है। सो ये वैल्यू आएगी आपकी 2.01 ग्राम, W की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझना। हमारे पास क्या पूछा हुआ था उन्होंने कि कैलकुलेट करो सिल्वर का मास जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है मास निकालने का वो Z × Q होता है, इक्विवेलेंट वेट इंटू चार्ज। तो यहाँ से चार्ज निकालेंगे पहले, I × T, ठीक है। करंट इंटू टाइम हमने निकाल लिया, ठीक है। ये वेट फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर ये हमने निकाल लिया। सो बस फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला में पुट करके फाइंड आउट करो आंसर इसका, ठीक है। सो इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF एंड डेल्टा G फॉर द सेल रिएक्शन, ठीक है। एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और उसका आपके पास EMF और डेल्टा G वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और E0 सेल आपके पास गिवन है और कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ओके, ठीक है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, यहाँ से पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे ताकि हम N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, है ना। N की वैल्यू फाइंड आउट करके ही तो हम E0 सेल में जो नर्स्ट इक्वेशन है हमारी वहाँ पे रखेंगे, ओके। सो Mg से बन रहा है Mg2 + 2 इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है ये, कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो ये बन रहा है कॉपर, ठीक है। ये हो रही है ऑक्सीडेशन एट एनोड और ये हो रही है रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या है,
Mg से कॉपर 2+, Mg2+ से कॉपर। ठीक है, सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, 2। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 2। ओके, अब देख लेते हैं आगे ई सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। E इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन n log of copper 2+ and Mg2+, concentration of copper 2+ and concentration of Mg2+। ठीक है, इनोट सेल आपको गिवन है, n की वैल्यू 2 है, कंसंट्रेशंस गिवन है। ठीक है, इजीली वैल्यू पुट करो एंड आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, ये लॉग वगैरह आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, 100 लगा लो, ऊपर 10 लगा लो। ठीक है, नीचे क्या बच गया, एक 10 बच गया, तो 10 ऊपर चलेगा, 10 की पावर क्या होगी, -1। ठीक है, तो जब ये लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा, -1 आएगी आपके पास वैल्यू, है ना, बिकॉज ऐसे है ये लॉग 1/10 है ना। ठीक है, तो log 10 1 होता है, अब 1/10 तो -1 ही होएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने ई सेल पूछा हुआ तो वहाँ पर डेल्टा जी जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, ई सेल का भी और डेल्टा जी का भी। ठीक है, सो डेल्टा जी क्या आएगा, -NF ई सेल। तो इस तरह से पुट करके आप इसको निकाल सकते हो। ये वैल्यू आएगी वोल्ट में और ये आएगी किलो जूल में। ठीक है, एनर्जी जूल में ही होती है ना। ठीक है, इसको किलो जूल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, डेफिनेशंस भी लर्न होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे पेपर में, डेफिनेशंस भी आएंगे इसमें से। ठीक है, सारे डेफिनेशंस, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की डेफिनेशन, मतलब सारा जो भी है उनका। और आगे ये कोलरॉश लॉ और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसके अंदर। आगे जैसे बैटरीज में प्राइमरी बैटरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी, मोटर कंडक्टिविटी, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, सब लर्न होनी चाहिए। ठीक है, पेपर में कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। अब देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कोलरॉश लॉ की डेफिनेशन पूछी हुई है आपसे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन और इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, 1/ρ कापा होता है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये जो रेसिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है उसको अगर रेसिप्रोकेट करोगे उसका, तो वो वहाँ से क्या आएगा आपके पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा। ये कह सकते हो कंडक्टिविटी आएगा। कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों सेम चीज है। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट कोलरॉश लॉ, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन विद ईच कंडक्टेंस। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक न्यूमेरिकल में मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट किया था एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, तो वो ये चीज है, कोलरॉश लॉ से वो रिजल्ट आता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन वो क्या होगा, सम होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटायंस का, एनायंस का, उसके जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसके आयंस हैं उनका सम जब आप करोगे तब आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल्स भी दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl क्या होता है, H पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये किसकी इक्वल आती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, NaCl के लिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी इसका सम होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl।
ठीक है। सो ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इस तरह से आपके पास डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl solution of 298 Kelvin is 1500 ohm। ठीक है, what is cell constant निकालना है and molar conductivity of 0.01 molar KCl solution if the conductivity of this solution is this at 298 Kelvin। कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है, रेसिस्टेंस गिवन है आपके पास 1500 ओम। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है सेल कांस्टेंट क्या होता है, बताया हुआ है मैंने फॉर्मूला। सेल कांस्टेंट क्या भी कराया हुआ है, कापा इंटू आर। ठीक है, सो कापा इंटू आर होता है सेल कांस्टेंट। कापा की वैल्यू आपके पास गिवन है, रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, पुट करोगे सो यहाँ से सेल कांस्टेंट आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, ये ओम में है। ये साइमन क्या होता है, ओम इनवर्स। ये ओम इनवर्स ही होता है ना, तो ओम से ओम ये कैंसिल हो जाएगा, सो सेंटीमीटर इनवर्स बचेगा, तो सेल कांस्टेंट आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द EMF एंड डेल्टा G फॉर द सेल रिएक्शन। EMF और डेल्टा G हम तीसरी बार निकाल रहे हैं, थर्ड टाइम फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन ही आपके पास गिवन होगी, उससे पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। रिएक्शन से आप N की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको नर्स्ट इक्वेशन में यूज करोगे, वहां से E सेल निकाल लोगे। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा G और E सेल का रिलेशन यूज करके आप डेल्टा G फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट में रिएक्शन है वो जिंक और कैडमियम की रिएक्शन है, जिसमें जो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है वो जिंक 2+ बन रहा है, कैडमियम 2+ से कैडमियम बन रहा है। ठीक है, और E0 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है यहाँ से, जिंक की, और इधर कैडमियम की वैल्यू गिवन है, E0 कैडमियम 2+ से कैडमियम। ठीक है, कांस्टेंट गिवन है, कैलकुलेट करना है EMF एंड डेल्टा G। सबसे पहले जिंक की रिएक्शन लिखोगे, कैडमियम की रिएक्शन लिखोगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे आप। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको E0 फाइंड आउट करना है, डेल्टा G0 है, ये है E0 फाइंड आउट करना है। यहाँ से E0 और डेल्टा G0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी ये सारी वैल्यूज आपको नोट में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं होगी, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा E0। E0 कैथोड बोलते हैं ना, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड का ना, वो यूज होगा। ठीक है, वहां से डेल्टा E0 की वैल्यू निकलेगी, ये देखो। ठीक है, सो ये फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ से E0 सेल निकाल लोगे सबसे पहले तो, और उसके बाद डेल्टा G0। अब डेल्टा G का जैसे E सेल के साथ रिलेशन है, वैसे ही अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकाली हो तो उसका स्टैंडर्ड E सेल के साथ ही रिलेशन हो सकता है, ऐसे E0 लगा सकते हैं दोनों में। सो डेल्टा G0 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये वोल्ट में आएगी और ये सेम एज किलो जूल में आएगी। ठीक है, सो E0 सेल और डेल्टा G0 भी पूछा जा सकता है पेपर में। है तो सेम वही चीज़ ना, नर्स्ट बात तो वही है, नर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, वहाँ से E0 सेल भी आपको पता ही है कैसे निकालते हैं ना। सो चीज़ तो सेम ही है। अब डेल्टा G0 के साथ E0 का रिलेशन भी आपको पता है।
ठीक है, तो चीज़ वही न्यूमेरिकल सेम ही है, बस ई नोट उसमें ई सेल ना पूछ करके ई नोट सेल पूछ लिया इन्होंने अब। ठीक है, बस घुमाना ही तो है थोड़ा, तो इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट 2018 में क्वेश्चन आया था, डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, कोरोजन का तो मैंने आपको कल ही बैटरीज को फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन वाला लेक्चर मैंने लिया था। ठीक है, कल ही बताया था कोरोजन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने सेम डेफिनेशन लिखी हुई है जो कल मैंने बताई थी। इट ऑकर्स टू डू कोटिंग ऑफ ए सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट विद ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन इन मॉइस्ट एटमोसफेयर। ठीक है, इसकी रिएक्शंस वगैरह सब बताई थी। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज मैंने डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखी दी है। अगर आप रिएक्शन भी लिखते हो ना एग्जाम में, अब जैसे इन्होंने कोरोजन, मैंने आपको कल बताया था ना रस्टिंग में रिएक्शन, आयरन की रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, फेरस आयन बनता है, फिर फेरस आयन के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के फेरिक आयन बनता है ना। फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। फेरिक ऑक्साइड मतलब इट कम्स आउट एज अ रस्ट की फॉर्म में वो मिलता है हमें, तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो अगर आप वो रिएक्शन इसमें लिखोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज एग्जामिनर सोचेगा कि सिर्फ बच्चे को सिर्फ डेफिनेशन ही आती है। ठीक है, तो वो 1 नंबर कम भी दे सकता है। अगर आप डेफिनेशन के साथ साथ रिएक्शन भी फुल मेंशन करोगे पेपर में तो फुल मार्क्स देगा वो आपको। ठीक है, तो रिएक्शन का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है क्वेश्चन में, तो रिएक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। ओके, फर्स्ट है डिफाइन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस or conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in a particular solution। ठीक है, मतलब जो कंडक्टेंस की आयंस की जो कंडक्टेंस हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने से किसी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वो होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? कापा इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या होता है? नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की आप डेफिनेशन ये लर्न रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन होगा। ये 8 गलती से लिखा गया होगा। 298 केल्विन इज 0.025। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी पता है आपको? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा अपॉन सी होता है ना, वैसे तो कापा के अपॉन कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे ये मोलर्स में गिवन है, मोलर में। ठीक है, जब मोलर में सॉल्यूशन गिवन है तो मोलैरिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, है ना। तो जब मोलैरिटी आएगा तो ये होगा, जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये 1000 को यहाँ पे लिखोगे, 1000 से क्या करोगे? डिवाइड। ठीक है, इसको, तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। ठीक है, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा, और ये वैल्यू आएगी 124। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपके पास गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपको ये भी पता है, ये भी मैंने बताया कि अगर मोलैरिटी गिवन है, मोलर में एक सॉल्यूशन गिवन है, तो ये फॉर्मूला बनता है। वैसे एक फॉर्मूला होता है कापा अपॉन सी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, बट अगर ये मोलैरिटी गिवन है तो 1000 अपॉन एम करते हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का, कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट फॉर Ag प्लस से Ag एंड कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम आर 0.80 वोल्ट एंड दिस, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है सबसे पहले तो, एंड सेकेंड व्हाट विल EMF ऑफ द सेल इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम इज दिस एंड Ag2 प्लस इज दिस, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है रिएक्शन से, और सेकंड EMF निकालना है, और कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, रिएक्शन आपको पता ही है, कैडमियम से क्या बन रहा है, कैडमियम 2 प्लस, ठीक है, और Ag प्लस से Ag, ठीक है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन तो यही होगी, ठीक है। अगर मतलब एज अ सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखोगे तो फिर आप उसको बैलेंस आउट भी कर सकते हो। तो सेल रिप्रेजेंटेशन ये आएगी इस तरह से, आप सेल रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्मली आप करते हो वही, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन भी गिवन है तो कंसंट्रेशन। सो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, EMF निकालनी है सेल की, और कंसंट्रेशंस आपके पास कैडमियम 2 प्लस की और Ag2 प्लस की दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। सो ई सेल के लिए हमें ई नोट सेल चाहिए, सो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं। सो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दोनों की गिवन है, तो उसको लिख के हम यहाँ से ई नोट सेल की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद ई सेल का जो फॉर्मूला होता है, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है। तो ई नोट सेल की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन रखेंगे, वहाँ से ई सेल की फाइनल जो रिजल्ट है हमारा वो निकाल लेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन निकालना है, 2016 का क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कल के लेक्चर में कराया था, प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, जिसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो रिचार्जेबल होती हैं, ठीक है। अगर वो एक बार बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो बाय करंट, ठीक है, करंट दे के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको रिचार्ज करके आप उसको क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो सेकेंडरी बैटरीज की डेफिनेशन मैंने कल लिखवाई थी, आप उसको वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस से Zn, ठीक है, कितना चार्ज चाहिए इस रिडक्शन, ये एक रिडक्शन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए, कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें डालेंगे तभी ये रिड्यूस होएगा ना, Zn2 प्लस Zn में कब रिडक्शन होएगी, जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा। सो 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस को 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पर, 2F, ठीक है। ये 2F कैसे आया, ये मैंने कल के लेक्चर में और परसों आई थिंक वो डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो मेक श्योर करो पहले आपने वो वीडियो कंप्लीट देखी हो, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से पहले वीडियो देख के आना कि चार्ज इज इक्वल टू 2F कैसे आया है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी अभी। तो 2F आ गया है चार्ज। सो F की वैल्यू हमें पता है कॉन्स्टेंट ये होती है, सो यहाँ से चार्ज आ जाएगा 193,000 कूलम, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं चार्ज के, कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे देंगे आपको उसमें से चार्ज बताना है। तो वो चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हो आप, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें यूज़ हो रहे हैं ना रिएक्शन में, उस हिसाब से आपके पास चार्ज की वैल्यू आती है, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे एल्यूमिनियम दिया होता
है ना। एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ को 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो वहाँ से उसका चार्ज क्या आता है 3F। ठीक है, तो ये कल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, आप वहाँ से चेक करो पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, डेफिनेशन बतानी है मोलर कंडक्टिविटी की। ओके, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए solution containing 1 mole of dissolved electrolyte when placed between 2 parallel electrodes। ठीक है, और जो 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज इनफ टू कंटेन बिटवीन देम ऑल द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है, इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ डिफाइन किया हुआ है वीडियो में। ठीक है, जब आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के बीच, और वो 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स जो है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट होनी चाहिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हो बिटवीन दैम ऑल द सॉल्यूशन। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये यूनिट्स कैसे आए हैं ये भी आपको वीडियो में डिफाइन किया हुआ है मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, galvanic cell that are designed to convert energy of combustion of fuels like hydrogen, methane and methanol directly into electrical energy। ठीक है, फ्यूल सेल्स को डिजाइन किया जाता है किस तरह से कि जो एनर्जी ऑफ कंबशन है उसको वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल्स को क्या बोला जाता है, फ्यूल सेल्स। ठीक है, इसका डायग्राम प्रॉपर, इसके एडवांटेजेस में मैंने आपको कल लिखवाई थी। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, अगर डायग्राम वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, वहाँ मैंने आपको सही से प्रॉपर बताया था कि किस तरह से हम 2 स्टेप्स लेते हैं, हाइड्रोजन यूज़ की जाती है, ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, देन वहाँ से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे वाटर बाहर निकलता है, सब अदर गैसेस बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो फ्यूल सेल्स की वर्किंग सारी मैंने समझाई हुई है आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का पूछा हुआ है, 4 मार्क्स का पूछा हुआ है, तो उस तरह से आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, डायग्राम से भी अगर अच्छे से एक्सप्लेन करोगे इसकी वर्किंग को भी, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के सामने। अदरवाइज डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही है। ठीक है, ये 2017 में आया हुआ है। ओके, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताना है। 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशंस आपको पता है अच्छे से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, किससे, थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जो केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, ये कौन से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिनमें यूज होती है। ठीक है, इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। और इधर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती हैं, जिसमें हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े रिएक्शन में। ठीक है, जो खुद से नहीं हो पाती, बाहर से एनर्जी दोगे आप, बाहर से करंट दोगे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे रिएक्शन में, तब वो रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, इसमें एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ठीक है, सो इसके डिफरेंस भी आप मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ ना उस हिसाब से आप डिफरेंस लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अब ये मैंने तो 3 पॉइंट्स ही बताए हैं, कल मैंने आपको इसका डिफरेंस भी लिखवाया था, जिसमें मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ एक बारी। ये है, इसमें मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इन यूजेस बताए हुए मैंने। रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स
सेपरेटेड इनटू हाफ सेल्स, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो सेम सेल में होती हैं, ठीक है। आप इनके डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो दोनों के, ठीक है। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ज़्यादा मार्क्स, आई थिंक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको डायग्राम्स के साथ पूरी वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी पड़ सकती है इसमें, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को भी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी, ठीक है। ओके, सो ये थे फर्स्ट हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल मैं सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें सारे जो लेटेस्ट हमारे पेपर हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2024 के, 23, 22, ठीक है, इन पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करें। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।